जैसे बर्गर में तो वर्ल्ड में लीडर है, बर्गर किंग है, मैकडॉनल्ड्स, पिज्ज़ा में लीडर्स हैं, पिज्ज़ा हट, डोमिनोज, पर बिरयानी का ऐसा कोई लीडर नहीं है। 1 महीने तक मैं रोज उत्तम नगर जाता था और वापस आता था एक हांडी बना के। नाइस टू पीपल व्हेन यू गो अप because you meet them on your way down and it has worked for me wonders all my life। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका एकदम नई वीडियो के अंदर। आज हमारे साथ है बिरयानी बाई किलो के फाउंडर। किस तरीके से उन्होंने 100 करोड़ का रेवेन्यू बनाया है कुछ ही सालों के अंदर सिर्फ बिरयानी बेच के। अब तो वो और भी प्रोडक्ट बेचते हैं, पर बिरयानी से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। तो चलिए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। मेरा नाम कौशिक रॉय है, मैं फाउंडर और CEO बिरयानी बाई किलो का हूँ। ये बिरयानी बाई किलो हमने 5 साल पहले शुरू की थी। उससे पहले मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ना हुआ था। मेरा करियर तो खैर बहुत ही लो लेवल से शुरू किया। मैंने वेटर से शुरू किया था 27 साल पहले। दिल्ली से मौर्य शेरेटन में मैं वेटर होता था, वहाँ से शुरू किया, धीरे धीरे ग्रो करते गए इंडस्ट्री में। 10 साल का 10 CEO बना था एक पिज़्ज़ा चेन का, बेंगलोर में पिज़्ज़ा कॉर्नर करके। फिर उसके बाद ब्रिटानिया में काम किया मैंने एज अ CEO। उसके बाद मैंने एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम किया है, सैफ पार्टनर्स एज अ ग्रुप CEO। उसके बाद तब मेरे को बिरयानी बाई किलो का आइडिया आया और वहाँ से हमने बिरयानी बाई किलो की शुरुआत की। क्योंकि उस टाइम 5 साल पहले बिरयानी वाज नॉट अ कैटेगरी, इट वाज पार्ट ऑफ द इंडियन कुजीन के पार्ट में बिरयानी एज ए प्रोडक्ट होता था। उस टाइम बिरयानी बाई किलो शुरू किया था और कोई भी फ्रेश बिरयानी नहीं बेच रहे थे। उस टाइम जो भी बिरयानी मिलता था फ्रोज़न बिरयानी या माइक्रो करके बिरयानी प्लास्टिक कंटेनर भेजते थे। तो आइडिया ये था कि फ्रेश दम कुक बिरयानी भेजें, बनाएं और आपके घर में डिलीवर करें। तो बिरयानी बाई किलो का आइडिया वहीं से शुरू हुआ है और अभी भी बिरयानी बाई किलो हर ऑर्डर पे फ्रेश बनाते हैं और जिस हांडी में बनाते हैं, मिट्टी की हांडी में बनाते हैं, वही हांडी आपको भेजते हैं। दैट इज हाउ द आइडिया स्टार्टेड एंड वी आर स्टिल डूइंग इट द सेम वे। तो स्टार्ट किया आपने वेटर से, उसके बाद आप चले गए फाइनेंशियल वाली कंपनी के अंदर और उसके बाद आपने बिरयानी शुरू कर दी। बीच में कुछ फूड के रिलेटेड कैसे? तो फूड का जब वेटर से शुरू किया था, उसके बाद रेस्टोरेंट मैनेजर बना, एरिया मैनेजर, तो इंडस्ट्री के जितने डेजिग्नेशन हो सकते हैं सब लाइन में काम कर चुका हूँ। आज तक करियर में करीब 250 रेस्टोरेंट खोल चुका हूँ मैं। और बिरयानी बाई किलो शुरू भी इसी हुआ था कि दोस्त के साथ बैठा हुआ था, वो कह रहा है लोगों के लिए रेस्टोरेंट खोलता है, कभी अपना भी खोल के देख ले। तब वो आइडिया था कि भाई अपना भी कर। वो इतने लोग आज तक इन्वेस्टर के लिए खोल रहा था या किसी कंपनी में नौकरी करता था, उनके लिए रेस्टोरेंट स्टार्टअप में काम करता था, उनके रेस्टोरेंट शुरू करता था। तब आइडिया है कि अपना रेस्टोरेंट खोल के देखना चाहिए। अब इतना नॉलेज हो गया था। एडवांटेज ये था कि 200 रेस्टोरेंट खोलने के बाद ये एडवांटेज रहा कि बहुत फेलियर्स देखे, काफ़ी लर्निंग हुआ, कोशिश किया सारा लर्निंग्स इस मॉडल में डाल ले। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक बिरयानी बाई किलो 5 साल में इतना सक्सेसफुल हो पाया। तो स्टार्टिंग में खाली आपने ये ऑनलाइन डिलीवरी का ही रखा था या फिर आपने ऑफलाइन भी शुरू किया था? तो आज क्लाउड किचन सब बातें करते हैं। 5 साल पहले क्लाउड किचन करके कोई टर्म नहीं होता था और मैं भी उसको क्लाउड किचन नहीं बोलता था। पैसे की बहुत कमी थी और मैंने रेस्टोरेंट में बहुत फेलियर्स देखे कि जब हाई स्ट्रीट में रेस्टोरेंट खोलते या मॉल में खोलते तो ये नहीं पता चलता कि मॉल की वजह से रेस्टोरेंट चल रहा है या खाने की वजह से चल रहा है। हाई स्ट्रीट में आप खोलो तो आपको बहुत डिपेंडेबिलिटी होता है ट्रैफिक पे। कभी मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो जाए, ब्रिज हो जाए तो आपका दुकान बंद हो जाएगा। तो उसकी वजह से पैसा कम था। तो आइडिया ये है कि खाना अच्छा भेजेंगे और डिलीवर करेंगे लोगों के घर में। उस टाइम होम डिलीवरी इतना पॉपुलर नहीं था, जोमेटो में भी डिलीवरी नहीं होती थी, स्विगी दिल्ली में बस शुरू ही कर रहा था। तो अपना पोर्टल बना के, अपना वेबसाइट बना के, कॉल सेंटर बना के हमने शुरू किया स्टार्टिंग से। और मार्केटिंग कैसे करी थी इनिशियल टाइम पे? मार्केटिंग तो डे 1 तो सुबह 5 बजे उठ के मैं अखबार में जाके पर्चे बांटता था, डाल के आके वापस आके कॉल सेंटर में ऑर्डर लेता था और शाम को डिलीवर भी करने जाता था। तो एक ही आउटलेट खोला था? कहाँ पे खोला? एक ही आउटलेट गुड़गांव में शुरू किया था हमने। ठीक है। और कितना सर्विस एरिया रख रहे हो स्टार्टिंग? उस टाइम जब शुरू किया था तब 14-15 किलोमीटर करते थे। पूरा हाफ ऑफ गुड़गांव बोल सकते हैं, जो मेन एरियाज है गुड़गांव के, वो सारा करता था। एक ही किचन से हर जगह? एक ही किचन से। अब गुड़गांव में 4 आउटलेट है हमारे। आप कैसे आए फिर? तो मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा देता हूँ। मैं विशाल जिंदल और मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी IIT BHU से, US से MBA करा। फिर आई हैव बीन इन IT बिजनेस एंड आई देन गेट इनटू इन्वेस्टमेंट्स। तो मैंने काफ़ी F&B कंपनीज और काफ़ी कंज्यूमर कंपनीज में भी इंडिया और एशिया में इन्वेस्ट करा हुआ है। तो 2015 में, क्योंकि फूड डिलीवरी मैं देख रहा था वर्ल्ड वाइड बहुत बूम कर रही है, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट इसमें गुड्स डिलीवरी में बूम कर रहे थे। जो फूड जोमेटो स्विगी उस समय उतने बड़े नहीं थे, पर लेकिन वर्ल्ड वाइड जो कंपनीज थी, जैसे US में सीमलेस, ग्रबअप सीमलेस है, या डिलीवरी हीरो यूरोप में है, या फूड पांडा ये वर्ल्ड में। तो मैंने कहा कि एक कंपनी जो इंडिया में जो बिरयानी कैटेगरी इज़ अ वेरी वेरी डिलीवरी फ्रेंडली कैटेगरी। और साथ में क्या है कि इंडिया की हेरिटेज है बिरयानी। साथ में क्या है कि बहुत लजीज है। तो क्या है कि इसमें आपके पास राइस भी है, विच इज कार्ब्स, विच योर मीट्स ऑल्सो, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, इट्स अ कंप्लीट मील ऑल्सो, लाइक आई सेड वेरी डिलीवरी फ्रेंडली। तो बिरयानी में हमें लगा एक लीडर इंडिया से निकलेगा वर्ल्ड में। और
जैसे बर्गर में तो वर्ल्ड में लीडर है, बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड्स, पिज्ज़ा में लीडर्स हैं, पिज्ज़ा हट, डोमिनोज, पर बिरयानी का ऐसा कोई लीडर नहीं है। और बिरयानी लाइक आई सेड बहुत डिलीवरी फ्रेंडली फूड है। जैसे डोसा को डिलीवर करना शायद इतना आसान नहीं है, रोटी को। और बिरयानी तो हमने कहा कि बिरयानी में ही, तो उस समय मुझे कौशिक जी मिले, बात हुई और थोड़ा सा हम जानते भी थे। तो 2015 में तो जब कौशिक जी अपना एक आउटलेट कर चुके थे और 1-2 महीने हुए थे, तो सेड कि अब एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट F&B इंडस्ट्री एंड बीन अ इन्वेस्टर है। तो हमने कहा बिरयानी कंपनी डिलीवरी की बहुत बड़ी बनाई जा सकती है, एंड समथिंग विच इज़ वेरी स्केलेबल, और एक इंडिया का हम नाम कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया के, मैं न्यूयॉर्क भी रहा हूँ काफ़ी साल, सिंगापुर रहा हूँ काफ़ी साल, तो बटर चिकन बिकता है उस तरह से, मतलब इंडियन कुजीन है, पर उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की इंडिया में है। तो जैसे कौशिक जी का मुझे कोई कॉन्सेप्ट जो उन्होंने सोचा था कि जिस हांडी में बनाएंगे उसी में बेचेंगे, राइट, और वो फ्रेश खाना बनाएंगे और बहुत उम्दा। एंड कौशिक जी और मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री है स्किल सेट्स, तो एंड वी हैव डन क्वाइट वेल दैट वे। तो ये बिरयानी की वो पहली किचन जो कौशिक जी ने शुरू करी, वहीं से हम दोनों मिले और जर्नी शुरू करी। एंड कौशिक जी लाइक ही सेड ऑप्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरा स्ट्रेटजी फाइनेंस वगैरह में काफ़ी, मार्केटिंग में ऑर्गेनाइजेशन से होता है। तो इट्स अ वेरी गुड टीम। लाइक आपने कहा 100 करोड़ की कंपनी बन गई है और 50 आउटलेट्स हैं, और हमारे दिल्ली, बॉम्बे, पूना में ही नहीं, कलकत्ता, भुवनेश्वर, नागपुर, जयपुर, लुधियाना, कानपुर, बहुत शहरों में अब है। और इस साल के एंड तक जो साउथ में अभी हम नहीं गए हैं वो भी हो जाएगा। तो इंडिया की हम सबसे बड़ी बिरयानी कंपनी अभी भी 100 करोड़ की हैं, तो ऑलमोस्ट सबसे बड़ी हैं। तो इनिशियली आपने ही सारा इन्वेस्ट किया था, उसके बाद इनसे आपने फंडिंग ली? नहीं, मेरे जब हमने शुरू किया था, पहले तो मैंने अपना पैसा लगा के शुरू किया था। कितना लगा था इनिशियल टाइम पे आपका? इनिशियली हमने जब शुरू किया था करीब 40-50 लाख रुपए लेके शुरू किया था। एक किचन बनाने में टिपिकली 10-12 लाख रुपए लगते। रेंट पे थी वो जगह? रेंट पे जगह थी। पर जब शुरू किया और आउटलेट में सेल बहुत अच्छा लगना और विशाल जी मुझे मिले, मुझे लगा कि मैं अकेले संभाल नहीं पाऊंगा, मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत, अभी तक मैंने जैसे बताया कि 200 रेस्टोरेंट खोल चुका था, मैंने कोई रेस्टोरेंट का ऐसा सेल बढ़ता हुआ नहीं देखा था। जिस हिसाब से सेल बढ़ रहा था, मुझे लगा कि कुछ तो कस्टमर्स के साथ क्लिक किया है जो ठीक चल रहा है। उस टाइम प्रॉफिटेबल थे आप या फिर लॉस में? सेकंड मंथ से प्रॉफिटेबल थे। अच्छा, ठीक है। सेकंड मंथ से प्रॉफिटेबल था, तो मुझे लगा कि देयर इज समथिंग दैट इज क्लिक्ड। तो मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है जो मुझे हेल्प करे और इसको आगे ले जाए, कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और बिरयानी उस टाइम डेवलप हो रहा था, और गुड़गांव में उस टाइम मेरे ख्याल से 2 ही प्लेयर थे बिरयानी का। आज मेरे ख्याल से 22-25 प्लेयर होंगे गुड़गांव में, और अभी भी हम लीडर है गुड़गांव में। तो धीरे धीरे मुझे लगा पार्टनर और विशाल जी मिले, हम दोनों का अच्छा केमिस्ट्री लगा, तो हमने शुरू कर लिया। हमने कि चलो। तो आपने कितनी इक्विटी दी उनको? नहीं, ये थोड़ी सी सेंसिटिव बातें हैं, थोड़ी सी आई थिंक कि, बट मतलब वी आर द को-फाउंडर्स एंड वी आर द मेजॉरिटी ओनर्स इन दिस कंपनी। पर एग्जैक्ट इक्विटी आई थिंक, मतलब आपके किसके पास ज्यादा स्टेक है? ऑलमोस्ट बराबर। तो आपके अलावा भी और कोई इन्वेस्टर है? हाँ, तो इस कंपनी में काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं। तो जैसे आप देखिए, इतनी बड़ी कंपनी बनाने के लिए अब तक हम लोग करीब 60-70 करोड़ रेस कर चुके हैं। 60-70 करोड़, अभी बैंक में अभी भी काफ़ी पैसा है, और इस साल हम सीरीज बी भी रेस कर रहे हैं। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी सीनियर इन्वेस्टर्स हैं। आईवी कैप जो बहुत बड़ा फंड है, जिन्होंने क्लोविया को भी फंड करा है, जिन्होंने पर्पल को फंड करा है, वो हमारे मेन इन्वेस्टर्स हैं। और काफ़ी प्राइवेट इक्विटी के पर्सनल्स जो सीनियर मैनेजमेंट भी हमारी इन्वेस्टर्स हैं। काफ़ी इंडिया के नामी गिरामी जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर इन्वेस्टेड इन बिरयानी बाई किलो। ठीक है, तो आप दोनों को फाउंडर हो, उसके बाद आपने और इक्विटी, कितनी इक्विटी डिल्यूट कर चुके हो ये बताओगे? ये भी कॉन्फिडेंशियल? हाँ, थोड़ा सा ये सब चीज़ें थोड़ी सी आई थिंक कॉन्फिडेंशियल है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बताया कि आपने 200 रेस्टोरेंट रन करने का एक्सपीरियंस था आपके पास में, और वो सारी लर्निंग आपने इकट्ठी लगाई। तो क्या वो लर्निंग थी? क्या इश्यूज आते हैं नॉर्मली एक रेस्टोरेंट अगर कोई शुरू करता है, तो इनिशियली क्या क्या दिक्कतें आती है? देखो, रेस्टोरेंट इंडिया में अनलाइक मैकडोनल्ड, डोमिनोज, जहाँ पे बहुत स्टैंडर्ड प्रोसेसेस है, इंडियन रेस्टोरेंट चेन में स्टैंडर्ड प्रोसेसेस है नहीं। एक रेस्टोरेंट खोलता है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, जहाँ दूसरा खोलता है स्टैंडर्ड गिर जाता है। तो दैट इज़ आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इंडिया में, सबसे बड़ा बात है। दूसरा जो चैलेंज है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, लोकेशन का होता है। आप बहुत हेविली डिपेंडेंट होता है कि लोकेशन कैसे सिलेक्ट किया, और उसका कोई साइंटिफिक रूल नहीं है कि ये लोकेशन चलेगा या नहीं चलेगा। तो तीसरा है गेटिंग गुड क्वालिटी मैन पावर। तो ये 3 बड़े बड़े चैलेंजेस हैं हमारे इंडस्ट्री में पहली। और रीज़न हमने डिलीवरी किया, क्योंकि डिलीवरी में क्या है कि हमने किलो में बेचना शुरू किया, आधा किलो हांडी, 1 किलो बिरयानी, ताकि हमारा डिलीवरी कॉस्ट कंट्रोल पर है। क्योंकि आप 100 रुपये 50 रुपये का बर्गर डिलीवर करने में उतना जितना खर्चा है, आपको 500 रुपये की बिरयानी बेचने में भी उतना ही, डिलीवर करने में उतना ही खर्चा है। तो डिलीवरी कॉस्ट कम रखना एक बड़ा चीज़ था। दूसरा, इंडिया में फूड वेस्टेज बहुत होता है रेस्टोरेंट में, क्योंकि आप खाना बना के रखते हो, ऑर्डर आने के से पहले बना के रखते हो, नहीं बिका तो रात को फेंक देते हो। एट एन एवरेज इंडस्ट्री में 10 से 12% खाना वेस्ट होता है रेस्टोरेंट में।
तो एक वो बड़ा लर्निंग थी कि खाना वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमने फ्रेश दम कुक्ड ऑन ऑर्डर किया कि ऑर्डर आएगा तो खाना बनेगा ताकि वेस्टेज नहीं होगा। हमारे रेस्टोरेंट में खाने में एकदम वेस्टेज नहीं होता। दूसरा आपने पूछे बिरयानी बाई किलो इसलिए रखा था नाम कि सब कुछ वजन में बेचेंगे हम लोग। वजन में क्यों बेचेंगे? आप देखिए हर एक रेस्टोरेंट का पोर्शन अलग होता है। कोई जब आप चिली चिकन मंगाते हो या कुछ भी डिश मंगाते हो, कोई 500 ग्राम देता है, कोई 450 देता है, कोई 600 ग्राम देता है। तो आप आइडिया नहीं लगा सकते ये खाना 2 लोगों के लिए बहुत है, एक के लिए बहुत है, वेस्ट हो जाएगा। तो आप ताकि कस्टमर भी खाना ना वेस्ट करे, हमने इसलिए सब कुछ वेट पे डिफाइन कर दिया कि आपको पता कि मेरा एपिटाइट कैसा है, मेरे जैसा आदमी आधा किलो बिरयानी में पेट भर जाएगा, और कोई हो शायद उसको 1 किलो चाहिए होगा, या 2 लोग मिलके या 3 लोग मिलके 1 किलो लेंगे। तो हमने सब कुछ वजन से डिफाइन किया। सो दैट वाज अनदर लर्निंग कि खाना वेस्ट ना कस्टमर करे ना हम करें। दैट वाज द सेकंड बिगेस्ट थिंग। और मैन पावर को कैसे आपने हैंडल? मैन पावर देखिए, अब 200 रेस्टोरेंट खोला है तो एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि कॉन्टैक्ट्स बहुत हो गए इस सालों में। 20-25 साल जब आप कोई लाइन पे काम करो तो आपके बहुत लोग जानने वाले होंगे। जब शुरू किया तो ऑब्वियसली आप उस सैलरी पे लोगों को हायर नहीं कर सकते हो, क्वालिटी मैन पावर, बिकॉज आपके पास पैसा कम होता है। तो उस टाइम आपके कॉन्टैक्ट्स ही काम आते हैं जो आपने इतने सालों से आपके साथ काम किया है। एंड थैंकफुली मैं काफ़ी सीनियर लेवल में रहा हूँ, तो काफ़ी लोग थे जो मेरे को जानते थे और बोले कि आपके साथ हम काम करेंगे, भले आप सैलरी पूरा ना दे पाओ या मार्केट सैलरी में दो। सो दैट इज़ द सेकंड एडवांटेज जो रहा है इतने साल काम करने के इंडस्ट्री। इनिशियली कोई शेफ हायर किया था आपने, शेफ जो एक ऑथेंटिक टेस्ट बनाने के लिए? तो हमारे साथ रितेश सिन्हा करके जो CEO है, वो ही इज़ अ शेफ, ट्रेंड शेफ बाय हिमसेल्फ, एंड फूड में उसका बहुत नॉलेज है उनका। तो वो पहले दिन से जुड़ा हुआ हमारे साथ, तो मेन्यू डेवलपमेंट में, प्रोसेसेस में बहुत हेल्प कर रहे हैं उसमें। ठीक है, फिर उसका SOP कैसे बनाते हो ताकि हर जगह पे सेम रहे? जैसे आपने बताया नया आउटलेट खुलता है तो वहाँ पे फ्लेवर चेंज हो जाएगा। करेक्ट। तो आपने ये SOP कैसे बनाया? तो SOP इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, देखिए जैसे मैंने बोला कि पहले मैंने पिज्ज़ा कॉर्नर में काम किया हुआ है, पिज्ज़ा एक्सप्रेस में काम का जो UK का चेन है उसमें काम। तो SOP इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल चेन बड़े SOP मेंटेन करते हैं। तो हमने डे 1 से SOP बनाया हुआ कि बिरयानी को कैसे बनाना है, और कम से कम शेफ डिपेंडेंट रखा हुआ हम लोगों ने। तो आपको भी अगर आधा घंटे का ट्रेनिंग दे हम अपना किचन में, आप भी बिरयानी वैसे ही बना पाओगे। ऐप है, टाइमर्स है, इक्विपमेंट स्टैंडर्डाइज है, रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइज है। जैसे आप कॉफ़ी बनाते हो, एक आउटलेट बरिस्ता या कैफ़े कॉफ़ी डे में हर एक चीज़ का पोर्शन लिखा हुआ, अगर फॉलो करोगे, वो प्रोसेस फॉलो करोगे तो बिरयानी वैसे ही आएगी हर बार। पर ट्रेडिशनल खाना, ट्रेडिशनल तरीके में हमने बहुत टेक्नोलॉजी ऐड किया साथ में, ताकि ट्रेडिशनल खाना एज अ प्रोसेस निकल के आए, ताकि हम दिल्ली में खोले या लुधियाना खोले या बॉम्बे खोले, सब जगह खाना सेम मिलेगा। तो इसकी वजह से बेसिकली आपका खर्चा भी बहुत कम हो गया होगा, क्योंकि आपको ट्रेन शेफ तो चाहिए नहीं इसको बनाने के लिए। करेक्ट। आप नॉर्मल किसी भी रेगुलर बंदे को ट्रेनिंग दी और वही सारा का सारा काम कर सकता है। Correct. तो अभी आपने 50 आउटलेट्स खोल लिए हैं, तो 50 आउटलेट में पैसा बहुत ज़्यादा लगा, इनिशियली आपने लगा दिया, उसके बाद और ज़्यादा पैसा चाहिए था इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए। तो आपने कब ऐसा पॉइंट आपको लगा कि नहीं यार, अब एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट है हमको, कि हमको और पैसा चाहिए बाहर से? एक्सटर्नल फंडिंग हमने 2017 से ही रेस करनी शुरू कर दी थी। तो 2 साल खुद चलाया? 2 साल खुद चलाया, क्योंकि फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है किसी भी बिजनेस को, अगर इतनी स्पीड से ग्रो करा जाए। हम लोग, मैं अगर फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोलूँ तो 100% ईयर ऑन ईयर ग्रो करते आए हैं, एक्सेप्ट लास्ट ईयर जो कोविड ईयर था, उसमें भी हमारी ग्रोथ है, पर इतनी नहीं हुई। पर हर साल अगर 100% आपको ग्रो करना है तो प्रॉफिट से ग्रो नहीं कर सकते, तो एक्सटर्नल फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो पर हमने अच्छे इन्वेस्टर्स लिए जो लॉन्ग टर्म इस विजन को समझ पाएँ कि बिरयानी बाई किलो, जैसे आप देखिए जुबिलेंट फूड्स जो डोमिनोज चलाते हैं इंडिया में, उनका 4000 करोड़ का टर्नओवर है। तो बिरयानी पिज्ज़ा से भी बड़ी कैटेगरी है, ज़्यादा बिकती है। तो हमें पता है कि हम बिरयानी बाई किलो कल को 1000 करोड़ की या 5000 करोड़ कंपनी बना सकते हैं। तो उतनी, लेकिन लॉन्ग रन में पेशेंस रखने के लिए पेशेंट इन्वेस्टर्स लिए हमने, जो कि लॉन्ग रन में 10 साल की एक जर्नी देख पाए। काफ़ी इन्वेस्टर्स जो 3 साल पहले आए थे, उन्हें ऑलरेडी अगर उन्हें एग्जिट करना था तो ऑलरेडी उन्हें हम 5-6x उनके कैपिटल पे रिटर्न देके एग्जिट करा भी चुके हैं जिसको करना है। तो इट हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल जर्नी फॉर द इन्वेस्टर्स ऑफ बिरयानी बाई किलो, एंड विल बी मोर इन द फ्यूचर। ठीक है, तो आप इन्वेस्टर रह भी चुके हो और आपने इन्वेस्टर्स के पैसे भी लिए एक तरह से। तो आप इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं कि जब किसी को पैसा देते हैं तो ऐसा क्या देखते हैं कंपनी के अंदर कि यार मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा? जैसे आप इनको जानते थे, आपको इन पे भरोसा था और आपको आइडिया अच्छा लगा, तो आपने इसलिए इन्वेस्ट कर दिया। पर एक कोई जनरल थंब रूल होता है कि मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा, या फिर ऐसी? नहीं, थंब रूल क्यों नहीं होता है। और दूसरा सा सब, आई थिंक इन्वेस्टर्स आर वेरी स्मार्ट पीपल। तो इसमें 2 ही चीज़ें मुझे जो लगता है, ऑफ कोर्स और बहुत चीज़ें कह सकते हैं, 2 ही चीज़ें होती हैं कि बिजनेस क्या है, वो बिजनेस क्या किसी स्केलेबल है, मतलब यार नई चीज़ में है जिसमें एक नई कैटेगरी क्रिएट हो रही है। तो बिरयानी, जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया में भी या वर्ल्ड में कोई लीडर नहीं है, जैसे बर्गर में बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड्स है, या पिज्ज़ा में डोमिनोज है। बिरयानी में ऐसा कोई इंडिया में वर्ल्ड में लीडर नहीं। तो बिरयानी कैटेगरी, क्योंकि फूड डिलीवरी इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी पिछले 5-7 साल से इंडिया में वर्ल्ड में,
तो लीडर तो बनना लाजमी था। अब वो हमने सोचा कि वो अब क्योंकि बिरयानी एक तो कैटेगरी पहले चूज हो गई, सेकंड आप हमेशा एक फाउंडर को चूज करते हो, तो इन्वेस्टर्स ने भी हमें चूज करा है कि भी फाउंडर्स की क्या कैपेबिलिटी है। तो इसमें भी 2-3 बातें, अगर कई बार सिंगल फाउंडर भी चला सकते हैं, पर सिंगल फाउंडर और 4 फाउंडर भी चला सकते हैं, पर कई बार सिंगल फाउंडर के लिए इतना आसान काम नहीं है और 4 फाउंडर की शायद बननी मुश्किल है। तो कई बार 2 से 3 फाउंडर जो कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के हैं, कि भाई किसी को स्ट्रेटेजी मार्केटिंग में बहुत एक्सपीरियंस है, किसी को ऑपरेशंस में है, किसी को टेक्नोलॉजी में है, तो ऐसे अगर 2-3 फाउंडर्स जिनकी आपस में बनती है और वैल्यू सिस्टम सेम है पर स्किल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सो आई थिंक मुद्दे की बात अगर मैं मोटा करूं तो जिस बिजनेस को आप चूज़ कर रहे हो वो सही होना चाहिए, और जिन फाउंडर्स को चूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत पेशेंट गेम है और फाउंडर्स को बहुत परसिस्टेंट और रेजिलेंट होना पड़ता है, जुझारू अगर मैं हिंदी में बोलूँ, क्योंकि बहुत लंबी गाड़ी चलानी है, बहुत लोगों को साथ लेके चलना है। तो आई थिंक यही 2 चीज़ शायद इन्वेस्टर्स ने हमें भी देखी कि फाउंडर्स ठीक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं और जुझारू हैं, लंबा चलेंगे। आई थिंक वही 2। स्टार्टिंग में तो आप एज अ एंजल आ गए क्योंकि आप हेल्प भी कर रहे हो, इनके साथ काम भी कर रहे हो। आई थिंक वो एंजल नहीं कहा जाएगा, मैं 1 महीने बाद ही जब इन्होंने शुरू करा था, 1-2 तो as a partner ही आया। ऐसा इन्वेस्टर नहीं। पर अभी जो आपके पास बाकी इन्वेस्टर्स आए हैं वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली आपकी हेल्प करते हैं कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन के अंदर, या फिर आपको फुल फ्लेजेड कह रखा है कि आपको जो करना है वो करो? सो आई थिंक दोनों ही बातें शायद सही नहीं, सच कहीं हमेशा बीच में होता है। तो बीबी के बिरयानी बाई किलो इज अ बोर्ड रन कंपनी विद अ वेरी प्रोफेशनल बोर्ड मेंबर्स। लाइक मैंने कहा आईवी कैप जो बहुत बड़ा फंड है, 500 करोड़ का एक फंड है, उनके 2 फंड हैं और तीसरा फंड लॉन्च कर रहे हैं वो, तो वो है हमारे बोर्ड पे। हमारे बोर्ड पे सोहेल चांद जी जो नॉर्वेस्ट बहुत बड़ा फंड है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे, गोल्डमैन सैक्स के डायरेक्टर थे, वो हैं। राइट, विनय मित्तल जी हैं जो मैक्स ग्रुप और काफ़ी बड़े ग्रुप्स में स्ट्रेटेजी हेड, फाइनेंस हेड रह चुके हैं, वो हैं। तो बहुत वेल रन कंपनी है। तो उनकी हर महीने बोर्ड मीटिंग होती है, हम प्रेजेंटेशंस देते हैं, बिजनेस प्लान देते हैं, अपनी क्या हमारे ग्रोथ प्लान से वो देते हैं, वो उसे जज करते हैं। तो बोर्ड की पूरी इसमें राय ली जाती है। कई एडवाइजर्स हैं और जो बहुत सीनियर इंडस्ट्री के, जो कि जैसे गांधी जी हैं जो एयरटेल के और इंडिगो एयरलाइंस के एचआर हेड रहे हुए हैं, तो एचआर में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी लोग हैं जो कि हम जिनसे एडवाइस लेते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी 100 करोड़ की, 500 करोड़ की, 2000 करोड़ की, अच्छे लोगों की, एक्सपीरियंस लोगों की एडवाइस और राय के बिना और ग्रो नहीं कर सकती। तो अभी आपने बोर्ड के बारे में बताया, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि बोर्ड होता क्या है, तो एक बार आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि बोर्ड क्या होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स। बोर्ड एक किसी भी कंपनी में, अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर मैं थोड़ा समझाऊं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में, देखिए कंपनी एक ऑर्गेनिज्म की तरह है जिसमें कि लोग इकट्ठा होते हैं एक गोल के लिए। उसमें जैसे कि सीईओ भी हो गए, फाइनेंस मैनेजर हो गए, मार्केटिंग वाले हो गए, वो सब एक वैल्यू के लिए जुड़ते हैं, एक पर्पस के लिए जुड़ते हैं और सबको उसकी में से सैलरी और एक हिस्सेदारी मिलती है। और उसके फिर एक शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया होता है। तो शेयर होल्डर्स एक तरह से उसके हिस्सेदार हो गए, चलाने वाली मैनेजमेंट हो गई, ऑफकोर्स मैनेजमेंट भी उनकी शेयर होल्डिंग होती है। फिर एक बोर्ड हो गया, जो बोर्ड शेयर होल्डर्स जिस बोर्ड को अपॉइंट करते हैं वो बोर्ड शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में एक्ट करता है कि मैनेजमेंट ठीक चलती रहे। तो अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो बोर्ड इज़ द इंटरफेस बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट, कि वो एक इंटरफेस है कि मैनेजमेंट एक कायदे से जो काम कर रही है, कंपनी को आगे ले जा रही है कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं और कंपनी की बेस्ट वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो वो एक बोर्ड होता है। तो जो बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है वही किया जाता है कंपनी के अंदर? हाँ, वही तरीका है किसी भी अच्छी कंपनी में। तो नॉर्मली कितने बोर्ड मेंबर्स तक जा सकते हैं? कोई लिमिट नहीं होती है? वो डिपेंड करता है कंपनी में। बोर्ड मेंबर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर कंपनीज के बोर्ड मेंबर्स 2 से 6 ही होते हैं ज़्यादातर कंपनी। ठीक है, अगर जैसे हमने 6 रखा तो इसमें कोई टेक भी होता है कि एक बंदे के पास में राइट है कि मेरे 50% मेरे पास कंट्रोल रहेगा, जो मैं कहूँगा वो होगा? ये डिपेंड कर सकता है वोटिंग राइट्स पे और वीटो राइट्स पे। ये बोर्ड चार्टर में और कंपनी का जो एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। ठीक है। तो जैसे कि हो सकता है, पर ज़्यादातर केस में बोर्ड मेंबर्स की इक्वल वोट होता है, पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ कर सकता है वो वीटोस और वो स्पेशल वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो नॉर्मली जितने भी बोर्ड बंदे होते हैं वो सारे के सारों के पास में सेम राइट है, सब बैठ के म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि हमको कंपनी किस तरीके से रन करनी है। और जरूरी नहीं है कि बोर्ड और डायरेक्टर भी शेयर होल्डर्स हो, शेयर होल्डर्स के अपॉइंटेड लोग भी हो सकते हैं बोर्ड के अंदर। हो सकते हैं। पर हमारे केस में वो शेयर होल्डर्स
भी भी है। हैं जो बोर्ड मेंबर्स हैं, पर हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला सीन समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक हम सीरीज के अंदर देख रहे हैं बहुत सारे जो भी आ रहे हैं फाउंडर सबके सब बता रहे हैं मेरे बोर्ड में है, मेरे बोर्ड में है। तो मेरे को लगता है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बोर्ड होता क्या है। तो आप ऐसे मार्केटिंग कौन देखता है बिरयानी बाई किलोस की? विशाल जी देखते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग किस तरीके से आप स्टार्टिंग में हैंडल कर रहे थे? जैसे इन्होंने बताया स्टार्टिंग में तो पर्चे बांटे गए, उसके बाद जब स्केलेबिलिटी बढ़ती चली गई, एक तो वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप ग्रो करे, उसके अलावा आपने और क्या यूज़ किया मार्केटिंग के लिए? तो मार्केटिंग के आज के दिन आप देखिए, पहले जो मार्केटिंग हम लोग करते थे आज से 15-20 साल पहले, कॉन्सेप्ट होता था ATL BTL, अबव द लाइन बिलो द लाइन। कि भाई बिलो द लाइन जैसे आपने बोला कि भाई पर्चे बांट दिए, लोकलाइज मार्केटिंग। अबव द लाइन कि आपने टीवी में ऐड दे दिया, एक आपने रेडियो पे दे दिया, होर्डिंग लगा दी। अब जो मार्केटिंग है, ऑफ कोर्स हम अभी भी उस ट्रेडिशनल लिंगो में अभी भी नए शहर में जाते हैं, पटना जाते हैं, रांची, तो होर्डिंग्स भी लगाते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी देते हैं, पर और पर्चे भी बांटते हैं अभी भी, पर लेकिन वो कम हो गया। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ दुनिया चली गई है, तो काफ़ी हमारी मार्केटिंग फेसबुक, इंस्टा और जो गूगल पे शिफ्ट भी हो जाती है। पर तो इट्स अ 360 डिग्री मार्केटिंग वेयर वी हैव डिजिटल मार्केटिंग ऑन फेसबुक, इंस्टा, गूगल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और जो पुराने ट्रेडिशनल ATL BTL मीडियम्स हैं उनके थ्रू भी है। तो एक पर वी हैव टू यूज़, क्योंकि हम स्टार्टअप हैं अभी भी, एक उस रिसोर्सेज को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करना पड़ता है कि इन सब जगह स्प्रेड भी हो जाए, पर स्टिल इट्स इफेक्टिव। कितना % आप अपना मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करते हो? करीब 8 से 9% अभी हम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो आप यही रिकमेंड करोगे अगर कोई स्टार्टअप इनिशियल स्टेज के ऊपर है तो उसको कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, ये कैटेगरी पे बहुत डिपेंड करता है, कैटेगरी पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी ग्रॉस मार्जिन्स क्या है। कई कंपनीज जैसे जो अप्रैल कंपनीज हैं जिनके 60-70% ग्रॉस मार्जिन्स हैं, वो लोग उनके मार्केटिंग बजट 20-25-30% ऑफ द रेवेन्यूज भी होते हैं। तो डिपेंड करता है ग्रॉस मार्जिन्स कितने हैं, कैटेगरी क्या है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भी देख के उनका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, उस सबको देख के डिफाइन होता है। आपका क्या आता है अप्रॉक्स एक कस्टमर को एक्वायर करने में? हमारा करीब 250 रुपीज़ की एक्विजिशन कॉस्ट है करीब, पर हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 900-1000 रुपये है। ठीक है, और ग्रॉस मार्जिन काफ़ी हाई है। कितना मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हो? हमारा ग्रॉस मार्जिन अराउंड करीब 62-63% है। ठीक है, तो अगर हम 1000 रुपये की बिरयानी मानते हैं तो 400 रुपये आपकी कॉस्ट लग जाती है उसको बनाने और पैकेजिंग वगैरह पर, लेकिन उसके अलावा लेकिन आप देखिए रेंट है, मैन पावर है। ग्रॉस मार्जिन इज ओनली रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड फ्यूल को, जो उसको पकाने में जो लगता है। ठीक है, पकाने के बाद रेंट है, मैन पावर है, डिलीवरी कॉस्ट है, मार्केटिंग का वो खर्चा। प्लस कितना हो जाता है? तो आउटलेट लेवल एबिटा, अगर हम जो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर हम रेंट और लेबर, टेक्निकल टर्म क्या बताइए आपने? जो आउटलेट लेवल एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, हाँ, जो अर्निंग आउटलेट लेवल पे, तो वो करीब 25 से 30% का होता है। ठीक है, तो फ्यूचर में आप कोई फ्रेंचाइजी का भी प्लान कर रहे हो या फिर सारे खुद के होल्डी ओन रखोगे? इंडिया में तो अभी हमारा फ्रेंचाइज का नहीं है, हम होली ओन ही रखेंगे। पर जो इंडिया से बाहर, क्योंकि बिरयानी के हम इंडिया में लीडर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, जो कौशिक जी ने सिस्टम्स प्रोसेस, जी सामने हमने सिस्टम्स प्रोसेसेस जो चीज़ें सब बने, तो वो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है बिरयानी कंपनी कि हर ऑर्डर पे वो बिरयानी वैसी ही निकले, रांची में, कलकत्ता में, भुवनेश्वर में, पूना में, जयपुर में, विद लेस वेरी लिटिल स्किल्ड मैन पावर, जो ट्रेनिंग 15 दिन की ट्रेनिंग में बना पाए उन मशीन और टेक्नोलॉजी से। तो काफ़ी दुबई की कंपनियां, सिंगापुर की कंपनियां हमारे पास, तो वहाँ मास्टर फ्रेंचाइजी और जॉइंट वेंचर्स करेंगे, पर इंडिया में हम अपना होली ओन रखेंगे। आपने बीच में जब मार्केटिंग की बात की थी, मैं क्योंकि ओल्ड स्कूल हूँ से हूँ और पर्चे वाला सिस्टम मुझे अच्छा लगता था, पर जब डिजिटल मैंने अपने सामने आते देखा है, तो एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो पर्चे या होर्डिंग या FM से पता नहीं चलता कि आपका कन्वर्जन कितना हो रहा है। डिजिटल में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपने 10 रुपया खर्चा किया, आपको पता है कितने लोगों ने इंप्रेशन दिखा और कितने लोगों से क्लिक करके आपको ऑर्डर किया, जो बाकी मीडियम, जो ट्रेडिशनल मीडियम थे, उसमें पता नहीं चल सकता। तो वो एटलीस्ट आपको लगता है कि आप राइटफुली खर्चा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ हाउ डिजिटल मार्केटिंग हैज़ इवॉल्व, जो मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल होता है, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो हांडी का आइडिया था वो आपका ही था? हाँ जी, आपने ही खुद सोचा था कि मैं हांडी में ही बेचूंगा? हाँ जी। तो आइडिया कैसे आया है? आइडिया तो बिरयानी तो अभी तक जो मैंने देखा था वही लोहे की हांडी में बेचते थे, प्लेट में डाल के ऊपर दही डाल के बेच देते थे। नहीं, हांडी जब बिरयानी जब घर पे बनाते थे ना, तो लोहे का हांडी में, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही प्रेस्टीज का जो हांडी होता था बिरयानी, उससे बना। तो मैं जितनी बार उसमें से खाता था, मुझे लगता था ये अगर दुकान में मिलने लगे तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर मैंने अपने शेफ दोस्तों से पूछने लगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हांडी में कैसे बनाओगे और फिर इसको कस्टमर को कैसे भेजोगे। तो एक दिन रात को अचानक से, मुझे रात को 2 बजे, मैं बॉम्बे में था, अचानक से ये आइडिया आया कि यार मिट्टी की हांडी में बनाते हैं और उसके नीचे चूल्हा रहेगा। रात को 2 बजे उठ कर मैंने पेपर में ड्राइंग किया कि हांडी ऐसा होगा, चूल्हा ऐसा होगा, उसमें स्टैंप लगा होगा बिरयानी बाई किलो करके।
उसी रात को GoDaddy में जाके biryanibyKilo.com को रजिस्टर कर दिया। दिसंबर 2014 में आई रजिस्टर्ड biryanibyKilo.com, नाम क्लिक कर गया था मेरे दिमाग में। उसके बाद स्केच मैंने संभाल के रख लिया अपने पास, अभी भी रखा हुआ स्केच मेरे पास संभाल के। फिर जब जनवरी में नौकरी छोड़ी, 3 महीने नोटिस दे के ये आइडिया जब दिमाग में बनाते रहे, उसको और क्रिस्टल कर लिया कि क्या सेल होना चाहिए, P&L कैसा होगा, कितने लोग चाहिए, कितना पैसा चाहिए। 3 महीने बाद जब नोटिस से बाहर निकला, फिर एक कुमार गांव करके यहाँ गांव है दिल्ली से बाहर, उत्तम नगर से आगे, जहाँ खाली मटके वाले बैठते हैं, कुमार सारे बैठते हैं। उनका घर जाके कुमार वालों से दोस्ती की मैं बैठ के, रोज़ हांडी बनाता था, गुड़गांव वापस आता था, बिरयानी बना के देखता था, कभी कच्चा हो जाता था, कभी हांडी फट जाती थी, कभी बहुत बड़ा हो जाता था, फिर वापस जाता था, फिर एक हांडी बनाता था, सुखाता था, पकाता, फिर ले आता था। करीब 1 महीने तक मैं रोज़ उत्तम नगर जाता था और वापस आता था एक हांडी बना के। आके यहाँ पर मैं और रितेश मिलके बिरयानी बनाते थे। फिर फाइनली मेरे ख्याल से 1 महीना बाद हमें एकदम राइट हांडी, राइट थिकनेस, राइट वेट के साथ हांडी बना। फिर हमने उसको कमर्शियली फिर बनाना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में सिर्फ मुगलई कर रहे थे या फिर और भी जो भी जैसे? तो डे 1 से जब कॉन्सेप्ट बनाया था, एक तो बिरयानी बेचने का कॉन्सेप्ट था, फ्रेश दम कुक बिरयानी का तो आइडिया डे 1 से था। और ये था कि हम रॉयल खाना बेचेंगे। रॉयल खाना का मतलब निज़ाम और नवाब के जो खाने थे। तो इसीलिए हमारा, आप देखिएगा, लखनऊ के मेन्यू काफ़ी बड़ा है और हैदराबाद का मेन्यू काफ़ी है। चिकन 65 है, हैदराबादी दम बिरयानी है, कोलकाता में नवाब रहते थे तो कोलकाता बिरयानी है, लखनऊ के कबाब्स है। तो इसीलिए नवाब और निज़ाम का जो कुजीन है वही हम बेचते हैं, रॉयल कुजीन। ठीक है। तो बेसिकली बिरयानी लवर्स के लिए क्या डिफरेंस होता है मुगलई बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी और कोलकाता वाली बिरयानी के अंदर? काफ़ी फ़र्क होता है। हैदराबादी बिरयानी तो पहली बात तो मसालेदार होता है, इसमें बहुत सारे स्पाइसेस जाते हैं, करीब 10-12 टाइप से स्पाइसेस जाते हैं, एक सर्टेन रेशियो में जाते हैं, और हल्का सा स्पाइस लेवल ज़्यादा होता है, और उसको कच्ची बिरयानी बोलते हैं। और मुगलई बिरयानी को पक्की बिरयानी बोलते हैं। पहली बात तो बेसिक फ़र्क तो कच्ची और पक्की इसलिए बोलते हैं कि हैदराबादी बिरयानी कच्ची मीट, कच्चा राइस को डाल के एक साथ दम देते हैं। और हम अभी भी ट्रेडिशनली वैसे ही बनाते हैं, हमारी सारी बिरयानी कच्ची बिरयानी हैदराबादी वाली। और लखनऊ और कोलकाता पक्की बिरयानी है। पहली बात तो फ्लेवरफुल होता है कि उसमें केवड़ा का एसेंस होता है, काफ़ी फ्लेवर्स होता है, स्पाइसेस कम होते हैं उसमें, पर वो उसमें यखनी ग्रेवी बना के और चिकन को उसमें पहले पकाते हैं, हाफ कुक करते हैं, फिर दम देते हैं, इसीलिए उसको पक्की बिरयानी बोलते हैं। आधा पका के फिर दम देते हैं। तो दोनों में मेजर फ़र्क जो है कच्ची और पक्की बिरयानी का फ़र्क है। और कोलकाता और उसमें? कोलकाता और इसमें लखनऊ में दोनों यखनी ग्रेवी पे बनता है। कोलकाता में अंडा और आलू जाता है साथ में, और चिकन पीसेस कम हो जाते हैं, और लखनऊ में सिर्फ चिकन रहता है या मटन रहता है। कोलकाता में आलू और अंडा ऐड करना पड़ता है साथ में, और जरा केवड़ा का एसेंस और जरा ज़्यादा हो जाता है उसमें। तो मेरे हिसाब से तो आपको अभी भी शायद दिक्कत आती होगी कच्ची बिरयानी बनाने में। कच्ची बिरयानी में बहुत स्किल चाहिए होता है, मतलब बहुत R&D करके हमने उसको परफेक्ट किया है। ठीक है। तो उसमें अभी भी कोई दिक्कत आती है या अब परफेक्ट हो चुका हो? परफेक्ट सर, 5 साल हो गए करते हुए। तो इनिशियली भी हमने मतलब रात दिन कच्ची बिरयानी को बहुत ट्राई किया, बिकॉज हम बिरयानी सील करके आपको घर पे भेजते तो हमें खोल के नहीं देख सकते। आप जब बड़े पतीले में या भगोने में बनाते हो, आप खोल के देखते हो कि चिकन नहीं पका, चल 10 मिनट और एक्स्ट्रा दम दे दे, जो हम नहीं कर सकते। हम तो हांडी सील करके पक गया और वही हांडी आपको भेज देते हैं। तो वी हैव टू मेक श्योर कि इट इज़ परफेक्ट एवरी टाइम इट इज़ कुक्ड। तो काफ़ी R&D इसलिए कहा कि टेक्नोलॉजी भी। तो आप चावल एक ही हमेशा यूज़ कर रहे हो थ्रू आउट? डे 1 से हम 2 साल एज रॉ बासमती यूज़ करते हैं, जो खाने के बाद पेट भारी नहीं होता। जैसे राइस खाने के बाद नींद आती है, अब हमारा राइस खाने के बाद आपको नींद नहीं आएगी पहली बात तो, बिकॉज उसमें स्टार्च कंटेंट बहुत कम है। तो और नेचुरली एज है, स्टीम करके एज नहीं आ जाता। एज डेलिकेट राइस है, हैंडल डिफिकल्ट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, पर लाइट ऑन द स्टमक। ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी को आपकी बिरयानी खानी है तो उसको पहले वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो लगेगा। सर अच्छा खाना के लिए तो आपको वेट, स्लो कुकिंग में जो टेस्ट आता है, अरोमा आता है, वो तो माइक्रोवेव करके कभी नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो अच्छा खाना खाना है तो आपको आधा घंटा बनाने का टाइम हमको देना पड़ेगा आपको। आधा घंटा? अगर कोई आपके पास टेक अवे लेने के लिए आता है तो आधे घंटे में आप टेक अवे ले सकते हो। होम डिलीवरी करने के लिए 60 से 90 मिनट लगता है, डिपेंड्स ऑन कितना डिस्टेंस है। ठीक है, ओके। और तीनों बिरयानी को इतना टाइम लगता है बनाने? तीनों बिरयानी कच्ची हो चाहे पक्की? कच्ची, हाँ। तो एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा, आप दोनों एक एक करके बता सकते हो। क्या क्या प्रोज होते हैं एक को फाउंडर रखने के, और क्या क्या नुकसान होते हैं एक को फाउंडर के? दो बताने हैं आप दोनों को ईच। 2 फायदे, 2 नुकसान को फाउंडर के। आप बता दो, जो पहले बताएगा उनको एडवांटेज मिलेगी। मैं फ़ायदा बताता हूँ। फ़ायदा तो सबसे बड़ी बात है कि आपको हर वक्त एक आदमी को चाहिए जो आपको रीअश्योर करते रहे कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भगवान तो हो नहीं, आपसे भी गलती हो सकती है और अच्छा काम भी कर सकते हो। एक को फाउंडर होने से एडवांटेज है, आपको टाइम एंड टाइम अगेन वो सही गलत एज अ गुड फ्रेंड बता सकता है, विच इज़ द बिगेस्ट आई थिंक एडवांटेज।
सेकंड, जो पहले विशाल जी ने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होने से बहुत एडवांटेज है कि आप पे सारे स्किल सेट में आप बहुत अच्छा नहीं हो सकते हो। जैसे मैं ऑपरेशनल में स्ट्रांग हूँ, आईटी में बहुत स्ट्रांग हूँ, मार्केटिंग में उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, तो क्या फाइनेंस में उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो उसे हम काम बांट लेते हैं बहुत ज़्यादा। सुपरमैन तो है नहीं कि सारे काम हम कर सकते हैं। तो को फाउंडर होने से एडवांटेज होता है कि आप अपना अपना एरिया सिलेक्ट कर लो और उसी एरिया में आंख बंद करके काम करते रहो। एक दूसरे पे शक नहीं करते हम लोग, सबसे बड़ी बात है। उसको पता कि उसका एरिया है वो बहुत स्ट्रांग है, कभी मैं उससे क्वेश्चन नहीं पूछता कि क्यों किया। मुझे पता कि दोनों कंपनी के भला सोचते हैं, इसीलिए सही काम करेंगे अपना। ये दो एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेजेस मेरे दिमाग में से फट से हाँ, बता दीजिए आप। तो एडवांटेजेस जो कौशिक जी ने कहा, मैं वही एग्री करता हूँ कि एक आदमी तो कोई बहुत लंबी जर्नी है एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें एक कंपनी को एक जीरो से ले जाना 100 करोड़ 500 हज़ार जो भी करोड़ तक, बहुत बड़ी, बहुत लोगों को साथ लेके, तो शायद अकेले आदमी या अकेले औरत या जो भी एक पर्सन के आसान नहीं है। तो एक साथ में साथी चाहिए, राइट। तो को फाउंडर और साथ में हर आदमी हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, तो अलग अलग स्किल बढ़ जाती हैं, पर्सनैलिटी टाइप्स डिफरेंट होती हैं। डिसएडवांटेज ये हो सकता है, जो मैंने देखा है ऐसा इन्वेस्टर जब मैं करता था, कि कई बार क्या होता है जैसे कि दोनों को फाउंडर्स या 3 को फाउंडर्स गाड़ी के 2 या 3-4 पहिए की तरह हैं। अब अगर गाड़ी तो एक ही स्पीड पे चल सकती है, राइट। अगर एक पहिया 100 किलोमीटर पर हार पे चलना चाहे और एक 50, तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी, राइट। तो वो एक ज़रूरी है कि दोनों या तीनों को फाउंडर एक ही स्पीड पे चलना चाहे। अगर एक चाहे कि 100% ग्रोथ हो, एक चाहे कि आराम से चले, तो वो शायद मुश्किल हो जाए। सेकेंड, देखिए वैल्यू सिस्टम का अगर फ़र्क है तो दिक्कत हो सकती है। जैसे कि एक आदमी कहता है हमें इस तरीके से चलना है कि भाई सबको प्रॉपर टाइम पे सैलरी, प्रॉपर टाइम पे पेमेंट्स, या एक कायदे से अबव द मार्क कोई एक थोड़ा। तो वैल्यू सिस्टम्स जो हैं कि भाई हमें कंपनी को ग्रो कैसे करना है, जैसे कोशिश करें फ्रेश बिरयानी बनानी, मैं भी कह फ्रेश ही बनानी है, तो ठीक है। अगर तो वैल्यू सेम होनी चाहिए, चलने की स्पीड सेम होनी चाहिए, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होना चाहिए। वो है तो एक अच्छी शादी की तरह है, बहुत अच्छा चलेगा। और नहीं है तो फिर वो गाड़ी का डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ होता है, या फिर अभी आज तक कभी कुछ नहीं हुआ कि कोई भी डिफरेंसेस आए हो किसी भी point? देखने से बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा है? नहीं, अभी तो ठीक है। नहीं, पर डिफरेंसेस तो आते हैं। डिफरेंसेस तो अभी मेरी शादी को 2 साल हुआ है, मेरी बीवी से मेरी कितनी बार बात हो चुकी है। डिफरेंसेस तो आते हैं, पर सबसे बड़ी बात एज यू राइटली सेड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको पता होता है कि किसका डोमेन में ज़्यादा नॉलेज है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालते हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालते हैं, पर उनको पता, वी एंड ऑफ द डे बोथ नो विच इज़ गुड फॉर द कंपनी एंड वी एग्री टू इट। हम दोनों में से एक आदमी को समझ आता है कि नहीं, इसका कहना सही हो रहा है इस चीज़ में। मतलब डिफरेंसेस तो आएंगे, देन वी गिव अवे टू ईच अदर व्हेन वी नो कि इसका कहना शायद ज़्यादा सही हो रहा है करके। तो आई थिंक डिफरेंसेस क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है बहुत सारे लोगों की पार्टनरशिप इसलिए टूटती है क्योंकि उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं वो उसको इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि नहीं यार अब नहीं करना। देखिए, अगर म्यूचुअल, चाहे वो शादी हो चाहे पार्टनरशिप, अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट है तो वो डिफरेंसेस शायद इतने बड़े नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ अगर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट में कमी है तभी वो डिफरेंसेस इतने बड़े हो पाएंगे कि रिलेशनशिप को ओवरपावर कर ले। अगर आपके गोल सेम है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो पार्टनरशिप है, शादी है, कोई और, अगर गोल सेम है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट है जेन्युइन, तो वो डिफरेंसेस यू शुड बी एबल टू ओवरकम मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अभी आपको 5 साल से ज़्यादा हो गया काम शुरू किए हुए, तो आपको क्या क्या मिस्टेक्स आपने ऐसे करी इस जर्नी के बीच में, और क्या क्या चैलेंजेस आए सबसे ज़्यादा बड़े जिसको आपने रिजॉल्व किया? आप दोनों को क्या क्या है? द मिस्टेक्स तो देखिए रोज़ ही होता रहता है कि एज वी सेड कि दैट वी आर नॉट गॉड, दैट वी विल नॉट मेक मिस्टेक। तो गलतियाँ सबसे होती रहती है, बट आई थिंक स्टार्टअप में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप गलती करें, इमीडिएटली एक्नॉलेज करिए। ईगो नहीं लाए कि बीच में गलती होगी और हार नहीं मानूंगा। एक्नॉलेज करिए, उसको सुधारिए और आगे बढ़ जाइए। गलती तो छोटे से छोटी चीज़ में हो जाती है, बड़े से बड़ी चीज़ में हो जाती है। एग्जाम्पल कि हमने एक पैकिंग डिज़ाइन किया, गलत डिज़ाइन हो गया, दोबारा बनाया, गलती सबसे हो सकती है। क्योंकि इतना तेज़ी से ग्रो करे, एज वी सेड के 100% ग्रो करे, तो गलतियाँ बहुत सारी होती है। एक्नॉलेज करके आगे बढ़ जाना आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम गिनते नहीं रहते कि कितनी गलती की। एक कोई मेजर गलती जो आपके दिमाग में आता है यार ये गलती हुई थी, आपने चाहे उसको रिजॉल्व कर दिया ताकि लोगों को भी पता लगे कि गलतियां होती है। गलती देखिए, मेजर गलती तो मुझे जो लगता है जैसे ऐसे कि मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट, गलती हायरिंग में बहुत हो जाती है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर, लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी टाइम आप उतना टाइम और इतनी प्यार से इवेल्युएट नहीं करते हो आदमी को, और गलत हायर हो जाता है। बट वो जल्दी रियलाइज़ करके अगर लगता है कि आदमी के साथ नहीं, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, देन आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट वेरी क्विकली। आई थिंक वो गलती बहुत होती रहती है कि गलत हायर हो जाए कभी।
बाकी डे टू डे में तो ऐसा सेट की बहुत ज़्यादा गलती होती रहती है, मतलब रोज ही कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और चैलेंजेस क्या है आपको मेजरली? चैलेंजेस तो कोविड बहुत बड़ा चैलेंज रहा हमारे लिए, एकदम कैसे रिजॉल्व किया? सबसे बड़ा कोविड रहा, पर चैलेंज भी रहा और लर्निंग भी बहुत ज़्यादा हुआ। आपके पास एक एडवांटेज थी जो मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि आप पैक करके भेज रहे थे Correct. और आप टच भी नहीं कर रहे हो। करेक्ट। तो आपने तो एक बार करके रख दिया और उसके बाद मैंने आपका देखा लाइव किचन भी है आपके हमारा लाइव किचन दिखता है, YouTube पे आप लाइव दिखा रहे हो। किचन को आप लाइव देख सकते हो। कोई खाना हर एक लड़के का टेम्परेचर रोज लिया जाता है। खाना बनने के बाद उसको कोई टच नहीं करता है, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी करते हैं, आपके डोर के स्टेप पे रख देते हैं, सील्ड बैग में भेजते हैं, तो काफ़ी सेफ है खाना। और ये तो पहले से था, तो आपके पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थी। तो हम सारे तो डे वन से फॉलो कर रहे थे। कोविड आया तो सबने इसको कॉपी करना शुरू किया। हमारा तो सब कुछ डे वन से चल रहा था, कॉन्टैक्टलेस, सील्ड, हंडी, सब कुछ डे वन से था। पर लोगों को 2-3 महीना तो लगा ये बात को समझने में कि खाना सेफ है, खाने से आपको बीमारी नहीं हो सकती है। उसको समझने में लोगों को टाइम लगा। सेल धीरे धीरे पिकअप होना शुरू हुआ, पर इनिशियली हमको भी बहुत जोर का झटका लगा था फर्स्ट 2 महीने, फिर धीरे धीरे सेल पिकअप हुआ। अभी प्री कोविड आ गए हो या अभी हम प्री कोविड लेवल पे हैं। अच्छा ठीक है, बल्कि ज़्यादा ही आ गए प्री कोविड से। अच्छा प्री कोविड से ज़्यादा आ गए हो। तो अब हमारा एक नया सेक्शन है जहाँ पे हम क्विज करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, डैश और डैश आपको एक सिलेक्ट करना है, दोनों से रहेगा। पहला क्वेश्चन आपसे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए कि आपने वो चीज़ क्यों चुनी, सीधा आंसर चाहिए, कोई आगे डिस्कशन नहीं होगी उसके ऊपर, ठीक है? तो सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, एंड्रॉयड और iOS, फंडिंग और बूटस्ट्रैप, फंडिंग, एंजल और वेंचर, डेट और इक्विटी, इक्विटी, फैमिली और बिजनेस, किसको ज्यादा टाइम देना चाहिए? फैमिली, फेम और मनी, फेम, कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, कस्टमाइजेशन, वेज और नॉन वेज, नॉन वेज, शमी कबाब और गलावटी कबाब, गलावटी को, क्योंकि आप बेचते हो। मुझे जनरली गलावटी कबाब बहुत ज्यादा पसंद है। प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लार्ज टीम और स्मॉल टीम, लार्ज टीम, कंपनी कहाँ पे रजिस्टर करनी चाहिए, अब्रॉड या फिर इंडिया के अंदर? इंडिया, पक्का? टैक्स बचता है बाहर रजिस्टर करने पे? हम मेक इन इंडिया है पूरी तरह। ठीक है, गुड। ओनिंग और रेंटिंग, रेंटिंग, बाहर का खाना है या घर का खाना? घर का खाना, बीबी के खाना भी घर के खाने की तरह। ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ टॉट, सेल्फ टॉट, आप बहुत बड़े एग्जांपल हो उस चीज के। परफेक्ट हॉलीडे आपके लिए क्या है, घर पे या फिर कहीं बाहर जाना? हॉलीडे के लिए तो बाहर ही जाना पड़ेगा। मतलब संडे का दिन कैसा बिताना पसंद करते हो? संडे का दिन फैमिली के साथ, या फिर कहीं आउटिंग पे जाना है, या फिर घर पर आराम से सोना है बस? थोड़ा मूड पे डिपेंड करता है। बेस्ट फूड एवर, आप अपनी बिरयानी बाई किलो के अलावा आपने कहीं का भी खाया हो, यार वो चीज वहां की बहुत बढ़िया थी, अब जो रिकमेंड करना? रेस्टोरेंट की बोलेंगे घर पे बनाया हुआ खाना? बाहर का? बाहर का तो मैं बाहर बहुत ज़्यादा नहीं खाता, बिरयानी बाई किलो छोड़ के। ठीक है। तो बिरयानी बाई किलो के बनाने के टाइम पे आपने कहीं कहीं खाया हो, वहां पे आपको लगता है कि यार ये बेस्ट था यार, मतलब आप रिकमेंड करना चाहो किसी को तो? चांदनी चौक पे खाना खाया था, मुझे अच्छा लगा था चांदनी चौक के खाना। कहाँ पे? दिल्ली 6 करके था, मैंने उसके बाद काफ़ी बार खाना मंगवाया था उसका। ठीक है। वहाँ पे क्या खाया था आपको, क्या उसकी डिश क्या अच्छी लगी? उसकी गलौटी अच्छे है, उसके निहारी बहुत अच्छा है। ठीक है। 2-3 बार गुड़गांव तक मंगवाया, मेट्रो से खाना मंगवाया था यहाँ पे, लड़के पे एक्स्ट्रा पैसे डाल के चांदनी चौक से। ठीक है। अच्छा खाना था उसका। बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया अभी करेंटली, अपना नाम नहीं लेना है। वेदांतु अच्छा कर रहा है। वेदांतु अच्छा कर रहा है, ठीक है। आपको कोई पकड़ने के लिए नहीं आएगा, टेंशन की बात नहीं कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी 3 इडियट्स लगता है मुझे। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग। कितने बजे उठते हो आप सुबह? 6-6:30 मॉर्निंग। कोर्स, अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप कहाँ से पसंद करोगे, एक ऑनलाइन कोर्स या फिर बुक्स? ऑनलाइन कोर्स या फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस? बिटवीन हैंड्स ऑन एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यस। ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस इज ऑनलाइन। ठीक है। आपकी 5 कोई फेवरेट बुक्स? 5 आप दोनों मिलके बता सकते हो, जो भी आप दोनों की हो। एक ये युवल नोहा हरारी इज माय फेवरेट ऑथर। ठीक है। उनकी सारी बुक्स ही मुझे बहुत अच्छी लगती है, युवल नोहा हरारी। ठीक है। इवन मेलकम ग्लैडवेल इज माय फेवरेट ऑथर। ठीक है। उनकी ब्लिंक से लेके काफी मुझे अच्छी लगती है ये। मैं बुक से ज़्यादा ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ। ऑनलाइन बता दो आप। ऑनलाइन मतलब मैं rather than reading book I go to YouTube a lot. I use YouTube a lot for my learnings. ठीक है। तो आपका फेवरेट चैनल कौन सा है यूट्यूब पे? मतलब किसी को फॉलो नहीं करता हूँ मैं, को जो आइडिया जो चीज़ सीखना होता है मैं यूट्यूब में सर्च करके उससे सीखता बहुत हूँ। मतलब विच इज़ नॉट इवन माई डोमेन, मगर जैसे आईटी में सीखना हो, मैकेनिकल में बहुत शौक है मुझे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो उस पर मैं बहुत वीडियोज़ देखते रहता हूँ। मैं कौशिक की फोटोग्राफी बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता हूँ तो फोटोग्राफी का बहुत वीडियोज़ देखता हूँ। तो मैं बुक्स से ज़्यादा आई थिंक ऑनलाइन पे ज़्यादा वो करता हूँ। सो आई डोंट फॉलो एनी ऑथर बट रैंडमली, सो आई रादर डू मोर ऑनलाइन। कोई ऐसा यूट्यूबर जिसको आप फॉलो करते हो, कोई याद हो नाम कुछ भी?
नहीं, किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं किसी को भी नहीं, मतलब बेसिकली जैसे आपने कहा कि मेरे को फोटोग्राफी पसंद है, साइमन सिनेक को फॉलो करता हूँ फॉर मैनेजमेंट दिस थिंग, सेल्फ लर्निंग के लिए उसको जरा फॉलो करता हूँ। दैट इज ओनली पर्सन दैट आई प्रॉब्ली फॉलो इन यूट्यूब। तो आप दोनों से जानना चाहूंगा ड्रोन डिलीवरी को लेके आपका क्या ख्याल है? इंडिया के अंदर ड्रोन डिलीवरी फ्यूचर में हो सकती है या लंगर मार के खींच लेंगे? फ्यूचर में हो सकती है, पर सीइंग द डेमोग्राफिक्स ऑफ द कंट्री, जिस हिसाब से गलियां बनी हुई है, छत नहीं है, लैंडिंग स्पेस नहीं है, टफ लगता है मुझे। उतना ऑर्गेनाइज नहीं है हमारा, मतलब रोड्स और लैंडिंग स्पेसेस चाहिए उसको एटलीस्ट फॉर दैट। छत पे किसी के छोड़ रहे हो? छत भी तो नहीं है लोगों के पास यहाँ पे, तो बहुत तो सो आई थिंक दैट इज डिफिकल्ट। बड़े अपार्टमेंट्स में से कैसे फ्लोर पे जाएगा, तारों में फंस जाएगा। हाँ, सो आई डोंट नो दैट, बट इट्स इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। फ्यूचर में अगर कोई कंपनी आपके साथ कोलैबोरेट करती है, कहती है मैं आपकी बिरयानी डिलीवर करूंगा विल बी हांडी के अंदर, हैप्पी टू पार्टिसिपेट ऑब्वियसली, क्योंकि अभी अब 30 मिनट्स में आपका कुक हो जाता है। करेक्ट। 1 घंटा कई बार हमको टर्न अराउंड लग रहा है डिलीवरी के लिए, हो सकता है 10 मिनट के हम डिलीवरी कर नहीं, दें, नहीं। 40 मिनट में आपके पास बिरयानी पहुंचेगी। नहीं, कोई नया चीज एक्सपेरिमेंट के लिए तो वी आर ऑलवेज हैप्पी टू इसमें पार्टिसिपेट। मेरा थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट व्यू है कि इंडिया में क्या है, जो टेक्नोलॉजी देखिए, फिक्स लाइन इंडिया में मतलब बहुत 50 साल लगे हमें 30 मिलियन लाइंस पे हम लोग प्लेट्यू कर गए थे, फिक्स टेलीफोन लाइन से 30-40 मिलियन। फिर मोबाइल आया तो आज 500-600 मिलियन स्मार्टफोन से। तो जो नई टेक्नोलॉजी आती है जिसमें एक फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कम चाहिए, उसमें इंडिया कई बार बहुत तेजी से आगे निकल जाता है। तो जैसे जहाँ पे सेम थिंग प्लेन्स में है कि भाई कार्स के लिए तो रोड बनाना मुश्किल है, पर प्लेन्स कैन बी मच मोर। तो ड्रोन्स भी थोड़ा उस तरह से है, क्योंकि इसमें फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए रोड्स का और चीज़ों का। तो कई बार एंड ह्यूमन इंजेन्युइटी इज ह्यूज। मैंने यूएस में लास्ट टाइम गया था, तो आई ड्रोव अ टेस्ला विच इज ड्राइवरलेस कार। तो मतलब तो इंडिया में ड्राइवरलेस कार भी आएगी, टेस्ला भी आएगी, ड्रोन भी आएगा। एंड आई थिंक समटाइम्स दीज न्यू टेक्नोलॉजीज कैन हेल्प इंडिया ओवरटेक और ओवरकम their infrastructure hurdles, so they can even be better in India going forward. So we'll be very open. मतलब आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर भी हम डिलीवरी दे सकते हैं ड्रोन से? वेरी बिग पॉसिबिलिटी। अमेजन ऑलरेडी यूएस में कर रहा है काफी जगह। हमारे यहाँ पे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हमारे यहाँ पे लोगों का क्या है, लोग आएंगे, ऑर्डर करेंगे, ये ड्रोन से करता है, पीछे छुप के बैठेंगे, लंगर मार के खींच लेंगे, उसके बाद गफार मार्केट में उसको बेच देंगे। नहीं, आई थिंक आई वुडंट एग्री विद दिस। मेरी इंडिया के बारे में राय से बेहतर ऐसा हो तो फिर स्विगी जोमेटो भी नहीं कर पाए डिलीवर, वो तो फिर सेम चीज उस पर भी अप्लाई हो सकती है, और भी बहुत चीज़ों पे अप्लाई हो सकती है। इंडिया में रेंटल कार भी चलती हैं, ऐसे तो लोग फिर रेंट करके भी लेके चले जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। आई थिंक आई हैव मोर होप इन इट। मतलब B2C रहेगा। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है B2B एक बार को हो सकता है। जैसे कि मैं कहता हूँ, आपको अभी कंप्लेंट मैं कर रहा था, रोहिणी में मेरे घर पर डिलीवरी नहीं होती आपकी बिरयानी की। तो आपने एक ही गुड़गांव के अंदर स्टेशन बना रखा है बिरयानी का, एग्जाम्पल के लिए। अब आप एक ही जगह पे इतनी बल्क के अंदर, क्वांटिटी के अंदर बना रहे हो और इतनी स्पीड के अंदर बना रहे हो, और उसके बाद उसको डिलीवर कर रहे हो। जैसे रोहिणी का एक ऑर्डर आया तो आपने ड्रोन के अंदर लगाए इकट्ठे 100 बिरयानी और रोहिणी के आउटलेट में भेज दिए। अब वहां पे आपने एक सेंटर बना रखा है, वहां से वो छोटी छोटी जगहों पे डिलीवर हो जाएगा, हब एंड स्पोक वाला। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर कुछ पॉसिबिलिटी इंडिया के अंदर आएगी शायद, तो ये आएगी शायद, क्योंकि मेरे को नहीं पता, मैं जिस शायद बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका लालच ही यही रहेगा कि यार इसमें को उसको बस गायब करना है। नहीं, पर लालच ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तो फिर किसी भी चीज़ में हो सकता है। आज के दिन मान लिया आप महिंद्रा से कपड़े मंगाते हैं तो कई बार वो फ्री रिटर्न देते हैं, राइट? ऐसा होगा, मतलब रेंटल कार लेते हैं तो शायद कोई लेके भी भाग सकता है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे इंडिया पे इससे ज़्यादा होप है। आई थिंक ऐसा नहीं है। और जैसे आप ड्राइवरलेस कार की बात कर रहे हो, तो अगेन मुझे लगता है जैसे रूल्स पे हमारे यहाँ पे ड्राइव करते हैं, कहाँ से कोई AI उसको पकड़ ही नहीं सकता। एक एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं पकड़ पाता, ये क्या पकड़ेगा? ऐसा नहीं है। तो AI का मतलब ही है कि इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ह्यूमन, आप देखिए कि एक ह्यूमन फेस में कितने डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिंगरप्रिंट में या रेटिना में, तो AI उसको भी कैप्चर करता है। AI टेक्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स टू, सो आई थिंक लेट्स हैव मोर फेथ इन AI। 8-10 साल के बाद इंडिया में बहुत सारा चेंजेस आएगा। लोगों की सोच तो इंप्रूव हो रही है, पर अच्छा नहीं, काफी ऑलरेडी इंप्रूव हो चुकी है और काफी ठीक है। वी आर डूइंग वेरी वेल। तो आपकी क्या सजेशन है हमारी ऑडियंस के लिए, जो कि कोई कॉलेज स्टूडेंट है या फिर कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, अगर वो अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो उसको अभी किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? मेरा ओपिनियन ये है कि कोई भी अगर बिजनेस करना चाहता है, उसमें लगता है कि वो कीड़ा है, दैट पुट इट इन योर वे, तो आई थिंक पहले तो उसको जैसा नॉलेज अर्न करना पड़ेगा। तो 1-1.5 साल 2 साल कहीं जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है वहाँ पे जाके अपने काम करके पहले काम को ज़रा सीखे। एकदम रॉ होके जंप कर देने में
ज़्यादा गलतियाँ करने के चांसेस है। कहीं पे 2 साल काम करने से एक बेसिक लर्निंग हो जाएगा, एक बेसिक डिसिप्लिन आ जाएगा उस इंडस्ट्री के बारे में, जिस भी इंडस्ट्री जो भी लाइन पे शुरू करना चाहता है उसके बाद शुरू करें। दैट इज इवन इफ द आइडिया इज ग्रेट, आई थिंक यू शुड स्पेंड एटलीस्ट अ ईयर 2 years लर्निंग और वर्किंग विद समबडी टू गेट द बेसिक डिसिप्लिन इन हाउ टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली आपका वही कहना है कि फर्स्ट आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको आजकल फर्स्ट आना है कि मैं सबसे पहले आज रन कर दूं, मुझे 18 साल की उम्र के अंदर करोड़पति बनना है। आजकल एक ये बहुत बड़ा यूट्यूब के ऊपर एक नया कल्चर शुरू हो रखा है कि हमको 18 साल के अंदर करोड़पति बनना है या फिर 19 साल के अंदर बनना है, पर उसके पीछे उनके पास क्या है, मेरे को स्टार्टअप शुरू करना आइडिया तक नहीं होता लोगों के पास। तो आपका ये कहना है कि पहले कुछ स्किल डेवलप कर लो, उसके बाद अगर आपके पास अच्छा आइडिया भी हो तो पहले स्किल के ऊपर काम करो। प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जब आप कोई स्टार्टअप भी करते हो, आपको लोगों के साथ आप सुपरमैन तो होने के आप अकेले सब कुछ करोगे, आपको एक टीम के साथ चलना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बेसिक डिसिप्लिन जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करके सीख सकते हो। तो एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस। बिसाइड्स ऑपरेशन आपको बाकी डिपार्टमेंट भी देखना पड़ेगा, आपको फाइनेंस भी समझना पड़ेगा, स्टार्टअप चलाओगे आपको HR भी समझना पड़ेगा, मार्केटिंग भी समझना पड़ेगा। तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की भी नॉलेज होना साथ साथ जरूरी है। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 साल कह रहे हो या फिर और ज़्यादा? नहीं 2 साल में ये कह रहा हूँ ताकि वो डिसिप्लिन आ जाए। ठीक है, तो अगर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो उसको ग्रेजुएशन करनी चाहिए या सीधा 2 साल नौकरी करके बिजनेस करे? आपकी एडवाइस? मतलब मैं जैसे आई एम नॉट वेरी, नहीं, आपकी एडवाइस, आपको क्या लगता है? तो मेरे हिसाब से तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सर्टन अमाउंट ऑफ डायरेक्शन देता है ज़िंदगी में, वो नॉलेज ज़िंदगी भर काम आता है। तो ये नहीं कि आपने कॉमर्स पढ़ लिया या आर्ट्स पढ़ लिया और नॉलेज काम नहीं है, वो नॉलेज ज़िंदगी भर काम आता है। तो बेसिक एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है गोइंग फॉरवर्ड, एंड लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस सो दैट प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाए। ठीक है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर ले बंदा, ग्रेजुएशन तो कर ले एटलीस्ट 2 साल की नौकरी कर ले, उसके बाद ही प्लान करे। तो ग्रेजुएशन मतलब वो, बिकॉज देखिए स्टार्टअप जब भी करे जरूरी नहीं कि आप 100% सक्सेस होगा, उसका स्ट्राइक रेट तो 100% है नहीं। तो इन केस इवन इफ यू फेल फॉर सम रीजन, एटलीस्ट यू हैव दैट एजुकेशन एंड 2 साल का एक्सपीरियंस, एटलीस्ट यू कैन डू समथिंग एल्स। तब क्या आप डिमोटिवेट नहीं हो जाएंगे कि आपने 12th के बाद कॉलेज छोड़ दी, स्टार्टअप किया, फेल हो गया, फिर यू डोंट नो व्हाट टू डू। ठीक है, आपकी क्या रहेगी इसके ऊपर एडवाइस? यानी कौशिक जी की एडवाइस बहुत अच्छी है कि सबसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसके बाद ये कि थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस हर आदमी को, हर इंसान को समझ लेनी चाहिए, एक रैशनल पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, कि क्या उसमें थोड़ी आसपास के लोगों की राय भी लेनी चाहिए कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो क्या टिप दोगे, कैसे पता लगाए कोई इस चीज़ के बारे में? थोड़ा सा अगर आदमी ट्रुथफुल है तो खुद ही पता होती तो है वैसे किसी को, तो होनी चाहिए। नहीं तो अपने आसपास के लोगों को काफ़ी आइडिया होता है आपका। यू कैन टेक अ ट्रुथफुल सर्वे, हैव अ ऑनेस्ट चैट विद पीपल अराउंड यू कि लोग क्या सोचते हैं। और जो वीक एरियाज हैं उसके लिए यू शुड लुक फॉर द टीम मेंबर्स टू कंपनसेट फॉर इट। ऐसा नहीं है कि हर एरियाज में आप अच्छा करेंगे, तो वीक एरियाज की बल्कि मुझे लगता है वो अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में स्ट्रेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए वीक एरियाज की, क्योंकि उसको कवर करना है। क्योंकि एक किसी भी नाव में बाकी नाव ठीक है, उस छेद से ही डूब जाएगी, उस छेद का पता होना बहुत जरूरी है। तो फाइनल एडवाइस क्या देना चाहोगे आप, जो भी हमारी अभी तक जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी है? कोई भी एक एडवाइस जो भी आपका मानना है जिंदगी। मेरा तो मानना है कि देखिए, एज यू राइटली सेड, दैट यू शुड बी ट्रू टू योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। आई हैव बिलीव्ड इन वन फिलॉसफी इन माय लाइफ, दैट बी नाइस टू पीपल व्हेन यू गो अप, because you'll meet them on your way down, and it has worked for me wonders all my life. I have always believed in that philosophy until date. 27 साल भी वही फिलोसफी फॉलो करता हूँ। आज बीबी के नहीं होता, अगर मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होता ज़िंदगी में, तो शायद बीबी के नहीं होता आज, क्योंकि बहुत लोगों ने हेल्प किया आके। इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ जस्ट बिकॉज आई वॉज नाइस टू देम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड एवरीबडी एक्सपेंड अपने आके हेल्प करना शुरू किया। मतलब सीनियर लोग, कंपनी के CEO आके मेरे रेस्टोरेंट मैनेजर जैसे काम करके गए। तो इसलिए बिकॉज एक ज़माने में मैं उनके साथ अच्छा था। तो दैट इज़ माई फिलोसफी इन लाइफ, जस्ट बी नाइस टू पीपल, आई थिंक यू विल सक्सीड। सबसे पहले थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत कुछ सीखने को मिला हमारे को इस सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। खा लेना बिरयानी बाय किलो की, अगर आपके आसपास मिलती है तो।